नमस्कार मित्रों, मैं बालेन सिंह स्वागत करता हूं कानपुर एजुकेशन हब पर। यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करते रहें। धन्यवाद। चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो पिछली क्लास में हम बात कर रहे थे कोशिका की, और पिछली क्लास में हम लोगों ने कोशिका के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा था। उसी के आगे आज हम बात करते हैं कोशिका के विशिष्ट गुण। तो कोशिका के विशिष्ट गुण कौन कौन से हैं? तो इसमें सबसे पहली बात आती है कि सामान्य तौर पर कोशिका को नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता है, और इसका जो आकार होता है वह 5 माइक्रोन से लेकर 20 माइक्रोन तक होता है, और 1 माइक्रोन का मान 10 की पावर -6 मीटर होता है। तो हम कह सकते हैं सामान्यता कोशिका को नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता। सामान्यता कोशिका को नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता तथा इसका आकार 5 माइक्रोन से लेकर 20 माइक्रोन के मध्य होता है। सामान्यता कोशिका को नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता तथा इसका आकार 5 माइक्रोन से 20 माइक्रोन के मध्य होता है, और 1 माइक्रोन का जो मान होता है, 1 माइक्रोन का मान 10 की पावर -6 मीटर होता है। 1 माइक्रोन का मान 10 की पावर -6 मीटर होता है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए 1 माइक्रोन बराबर होता है, तो 1 माइक्रोन 10 की पावर -6 मीटर के बराबर होता है। तो 1 माइक्रोन या 1 माइक्रोन बराबर 10 की पावर -6 मीटर। अब बात करें आगे, तो प्रकृति में मौजूद समस्त जीवों की सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया या पीपीएलओ की होती है। प्रकृति में मौजूद समस्त जीवों की सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया या पीपीएलओ की होती है। क्या प्रकृति में मौजूद समस्त जीवों में सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा प्रकृति में मौजूद समस्त जीवों में सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया या पीपीएलओ की होती है। जितने भी जीव जगत में या जितने भी संसार में जीव मौजूद हैं, उन जीवों में सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया या फिर पीपीएलओ की होती है। यदि बात करें पीपीएलओ की फुल फॉर्म क्या होती है, तो पीपीएलओ की फुल फॉर्म होती है प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। क्या पीपीएलओ की फुल फॉर्म क्या होगी? पीपीएलओ की फुल फॉर्म क्या होती है? तो पीपीएलओ की फुल फॉर्म होती है प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। पीपीएलओ की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? तो पीपीएलओ की फुल फॉर्म हो जाती है प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। वहीं यदि हम बात करते हैं
कि मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, तो मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका नर्व सेल या तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन होती है। क्या मनुष्य के शरीर में मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका नर्व सेल या तंत्रिका कोशिका या फिर न्यूरॉन होती है। क्या मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका नर्व सेल या तंत्रिका कोशिका या फिर न्यूरॉन होती है और इसकी लंबाई 90 सेंटीमीटर से लेकर 1 मीटर के मध्य होती है। क्या इसकी लंबाई 90 सेंटीमीटर से यानी कि 90 सेंटीमीटर से 1 मीटर यानी कि 1 मीटर होती है। क्या मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका नर्व सेल या फिर तंत्रिका कोशिका या फिर न्यूरॉन होती है और इसकी लंबाई 90 सेंटीमीटर से लेकर 1 मीटर के मध्य होती है। वहीं बात करें आगे तो सजीवों में सबसे भारी कोशिका शुतुरमुर्ग की होती है। सजीवों में सबसे भारी कोशिका शुतुरमुर्ग की होती है। तो यहीं पर बात कर लेते हैं सजीवों में सबसे भारी कोशिका शुतुरमुर्ग की होती है। सजीवों में सबसे भारी कोशिका किसकी होती है, तो सजीवों में सबसे भारी कोशिका शुतुरमुर्ग की होती है। अब बात करते हैं आगे। अब यदि हम बात करें पौधों में सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है, तो पौधों में सबसे बड़ी कोशिका कपास के तंतु की कोशिका होती है जिसकी लंबाई 55 से 60 सेंटीमीटर के मध्य होती है। पौधों में सबसे बड़ी कोशिका कपास के तंतु की होती है जिसकी लंबाई 55 से 60 सेंटीमीटर के मध्य होती है। तो हम कह सकते हैं पौधों में सबसे बड़ी कोशिका कपास के तंतु की होती है। कपास के तंतु की होती है। पौधों में सबसे बड़ी कोशिका कपास के तंतु की होती है। इसकी लंबाई 55 से 60 सेंटीमीटर के मध्य होती है। क्या पौधों में सबसे बड़ी कोशिका कपास के तंतु यानी कि कपास के रेशे की होती है और इसकी लंबाई 55 से 60 सेंटीमीटर के मध्य होती है। अब बात करें आगे तो कोशिका को रचना के आधार पर 2 भागों में बांट दिया गया है। क्या कोशिका को रचना के आधार पर 2 भागों में बांट दिया गया है। तो यहीं पर कह सकते हैं कोशिका को रचना के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से 2 भागों में बांटा गया है, तो पहली प्रोकैरियोटिक कोशिका यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल। क्या पहली प्रोकैरियोटिक कोशिका यानी कि
प्रोकैरियोटिक सेल। पहली प्रोकैरियोटिक कोशिका यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल, और दूसरी यूकैरियोटिक कोशिका यानी कि यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका यानी कि यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल। तो कोशिका को रचना के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। पहला प्रोकैरियोटिक कोशिका यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल, और दूसरा यूकैरियोटिक कोशिका यानी कि यूकैरियोटिक सेल। अब बात करते हैं सबसे पहले प्रोकैरियोटिक कोशिका की। क्या? प्रोकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक कोशिका यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है वह दो शब्दों से मिलकर बनी है। पहला प्रो और दूसरा कैरियन। प्रोकैरियोटिक कोशिका दो शब्दों से मिलकर बनी है। पहला प्रो और दूसरा कैरियन। प्रोकैरियोटिक कोशिका दो शब्दों से मिलकर बनी, पहला प्रो और दूसरा कैरियन। यहाँ पर जो प्रो का मतलब होता है वह होता है प्रिमिटिव यानी कि प्राचीन। क्या? यहाँ पर जो प्रो का मतलब होता है वह होता है प्रिमिटिव यानी कि प्राचीन। और जो कैरियन का मतलब है, कैरियन का मतलब होता है केंद्रक, न्यूक्लियस। क्या? कैरियन का मतलब क्या होता है? तो कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक। क्या? न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक। प्रोकैरियोटिक कोशिका दो शब्दों से मिलकर बनी है, पहला प्रो और दूसरा कैरियन। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव यानी कि प्राचीन, और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक। तो हम कह सकते हैं ऐसी कोशिका जिसमें प्राचीन केंद्रक उपस्थित हो उसे क्या कहेंगे? प्रोकैरियोटिक कोशिका कहेंगे। तो कह सकते हैं यह प्राचीन केंद्रक वाली कोशिका है। प्राचीन केंद्रक वाली कोशिका है। क्या? ऐसी कोशिका जिसमें प्राचीन केंद्रक उपस्थित हो उसे क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। इस प्रकार की कोशिका जिसमें पहले कभी केंद्रक उपस्थित रहा हो लेकिन वर्तमान समय में केंद्रक उपस्थित ना हो उसे क्या कहेंगे? तो इस प्रकार की जो कोशिका होगी इसे प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत रखा जाता है। अब यदि हम बात करें केंद्रक की संरचना किस प्रकार होती है, तो केंद्रक की जो संरचना होती है वह कुछ इस प्रकार होती है। केंद्रक की संरचना कुछ इस प्रकार से होती है। केंद्रक ये क्या है? केंद्रक का सबसे ऊपरी भाग होता है और ये झिल्लीनुमा भाग होता है। केंद्रक में सबसे ऊपरी भाग एक झिल्लीनुमा भाग होता है जिसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? केंद्रक झिल्ली कहते हैं। इसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। और केंद्रक के अंदर द्रव्य भरा होता है। केंद्रक के अंदर कुछ द्रव्य भरा होता है। इस द्रव्य को केंद्रक द्रव्य कहा जाता है। इस द्रव्य को केंद्रक द्रव्य कहा जाता है। और केंद्रक के अंदर ही कुछ धागेनुमा संरचनाएं पाई जाती हैं। कुछ धागेनुमा संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें क्रोमेटिन धागे कहते हैं। जिन्हें क्या कहेंगे? क्रोमेटिन धागे। केंद्रक के अंदर कुछ धागेनुमा संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें क्रोमेटिन धागे कहते हैं।
और केंद्रक नुमा छोटी संरचना पाई जाती है जिसे केंद्रिका कहा जाता है। केंद्रिका। और केंद्रिका की खोज फोंटाना नामक वैज्ञानिक ने की थी। यदि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए केंद्रिका की खोज किसने की, तो केंद्रिका की खोज फोंटाना नामक वैज्ञानिक ने की थी, जबकि केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन द्वारा की गई थी। केंद्रक की खोज किसने की, तो केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की और केंद्रिका की खोज फोंटाना नामक वैज्ञानिक ने की थी। अब बात करते हैं आगे। तो ऐसी कोशिकाएं जिनमें पहले कभी केंद्रक उपस्थित रहा हो, उन कोशिकाओं को हम क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ऐसी कोशिकाएं जिनमें केंद्रक अनुपस्थित होता है प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहलाती हैं। क्या? ऐसी कोशिकाएं जिनमें केंद्रक अनुपस्थित होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका कहलाती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका कहलाती है। ऐसी कोशिकाएं जिनमें केंद्रक अनुपस्थित होता है प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहलाती हैं। अब बात करें आगे, तो क्या है, एक जीव जिस जीव में प्रोकैरियोटिक कोशिका उपस्थित हो उस जीव को प्रोकैरियोटिक जीव कहते हैं। ऐसा जीव जिस जीव में प्रोकैरियोटिक कोशिका उपस्थित हो उसे प्रोकैरियोटिक जीव कहते हैं। तो यहीं पर हम कह सकते हैं ऐसा जीव जिसमें प्रोकैरियोटिक कोशिका उपस्थित हो प्रोकैरियोटिक जीव कहलाता है। क्या? ऐसा जीव जिसमें प्रोकैरियोटिक कोशिका उपस्थित हो, इस प्रकार का जो जीव होगा वह प्रोकैरियोटिक जीव कहलाएगा। और माइकोप्लाज्मा, बैक्टीरिया तथा नील हरित शैवाल यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी की कोशिका प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है। क्या? माइकोप्लाज्मा, बैक्टीरिया, नील हरित शैवाल यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी की जो कोशिका है वह प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है। तो यहीं पर हम कह सकते हैं माइकोप्लाज्मा, बैक्टीरिया तथा ब्लू ग्रीन एल्गी यानी कि नील हरित शैवाल की कोशिका प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है। क्या? माइकोप्लाज्मा, बैक्टीरिया तथा ब्लू ग्रीन एल्गी यानी कि नील हरित शैवाल की जो कोशिका होती है वह प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है। अब यदि अगली बात करें तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक के अतिरिक्त अन्य कोशिकांग जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःप्रद्रव्यी जालिका तथा गाल्जिकाए इत्यादि अनुपस्थित होते हैं। क्या?
प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक के अतिरिक्त अन्य कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःप्रद्रव्ययी जालिका तथा गाल्जिकाएं इत्यादि अनुपस्थित होते हैं। तो यहीं पर हम कह सकते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक के अतिरिक्त अन्य कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःप्रद्रव्ययी जालिका तथा गाल्जिकाएं इत्यादि अनुपस्थित होते हैं। क्या? प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक के अतिरिक्त अन्य कोशिकांग जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःप्रद्रव्ययी जालिका तथा गाल्जिकाएं इत्यादि अनुपस्थित होते हैं। अब बात करते हैं आगे। वहीं यदि आगे बात करें तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम उपस्थित होता है, लेकिन ये कम क्षमता यानी कि 70S का होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम तो उपस्थित होता है, लेकिन जो राइबोसोम उपस्थित होता है वह कम क्षमता का होता है, 70S का होता है। तो यहीं पर हम बात कर सकते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम उपस्थित होता है, लेकिन यह कम क्षमता यानी 70S का होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम तो उपस्थित होता है, लेकिन ये कम क्षमता का होता है, 70S प्रकार का होता है। अब बात करते हैं यूकैरियोटिक कोशिका की, यूकैरियोटिक सेल की। तो हेडिंग डाल लीजिए यूकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका यानी कि यूकैरियोटिक सेल। तो जो यूकैरियोटिक कोशिका है ये दो शब्दों से मिलकर बनी, पहली यू और दूसरी कैरियन। पहली यू और दूसरी कैरियन, दो शब्दों से मिलकर बनी है। यहाँ पर जो यू का मतलब है वह है वेल डेवलप्ड। क्या? वेल डेवलप्ड और वेल डेवलप्ड का अर्थ होता है पूर्ण विकसित। क्या? पूर्ण विकसित। और दूसरा कैरियन, और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक। क्या? न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं जिस कोशिका में पूर्ण विकसित केंद्रक पाया जाए वह यूकैरियोटिक कोशिका कहलाएगी। तो ऐसी कोशिका जिसमें पूर्ण विकसित केंद्रक उपस्थित हो, साथ ही अन्य कोशिकांग विकसित अवस्था में उपस्थित हो, इस प्रकार की कोशिका यूकैरियोटिक कोशिका कहलाती है। ऐसी कोशिका जिसमें पूर्ण विकसित केंद्रक उपस्थित हो, साथ ही अन्य कोशिकांग भी विकसित अवस्था में उपस्थित हो, इस प्रकार की जो कोशिका है वह यूकैरियोटिक कोशिका कहलाती है। तो इस प्रकार हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ऐसी
ऐसी कोशिका जिसमें पूर्ण विकसित केंद्रक पाया जाए तथा साथ ही अन्य कोशिकांग विकसित अवस्था में पाए जाएं यूकैरियोटिक कोशिका कहलाती है। यूकैरियोटिक कोशिका कहलाती है। क्या? ऐसी कोशिका जिसमें पूर्ण विकसित केंद्रक पाया जाए तथा साथ ही अन्य कोशिकांग भी विकसित अवस्था में पाए जाएं, इस प्रकार की जो कोशिका होती है उसे क्या कहते हैं? यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। सभी जंतु तथा पौधों की जो कोशिका होती है वह यूकैरियोटिक कोशिका होती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं यूकैरियोटिक कोशिका सभी जंतु और पौधों की कोशिका होती है। क्या? यूकैरियोटिक कोशिका सभी जंतु तथा पौधों की कोशिका होती है। क्या? यूकैरियोटिक कोशिका सभी जंतु तथा पौधों की कोशिका होती है और यूकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम 80S प्रकार का उपस्थित होता है। तो यहीं पर हम कह सकते हैं यूकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम 80S। अब यदि हम बात करें आगे तो जंतु और वनस्पति की जो कोशिका होती है उसमें अंतर का मुख्य आधार क्या हो सकता है? तो जंतु और वनस्पति की कोशिका में अंतर का मुख्य आधार कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल होती है। जंतु और वनस्पति कोशिका में अंतर का मुख्य आधार कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल होती है। तो हम कह सकते हैं जंतु तथा वनस्पति कोशिका में अंतर का मुख्य आधार कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल होती है। क्या? जंतु तथा वनस्पति कोशिका में अंतर का मुख्य आधार सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति होती है। वही क्या है, यदि बात की जाए जंतु और वनस्पति में अंतर का मुख्य आधार क्या है, तो जंतु तथा वनस्पति में अंतर का मुख्य आधार पोषण यानी कि न्यूट्रिशन है। क्या? जंतु तथा वनस्पति में अंतर का मुख्य आधार पोषण यानी कि न्यूट्रिशन है। तो हम यहीं पर लिख सकते हैं क्या? जंतु तथा वनस्पति में अंतर का मुख्य आधार पोषण यानी कि न्यूट्रिशन है। क्या? जंतु तथा वनस्पति में अंतर का मुख्य आधार पोषण यानी कि न्यूट्रिशन है। वहीं जो जंतु कोशिका और पादप कोशिका है उसमें जो अंतर का आधार है वह कोशिका भित्ति है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए
जंतु तथा वनस्पति कोशिका में अंतर का मुख्य आधार क्या है? यहाँ पर तो कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल हो जाएगा, लेकिन वहीं पर यदि आपसे क्वेश्चन केवल इतना पूछा जा रहा है कि जंतु तथा वनस्पति में अंतर का मुख्य आधार क्या है, तो जंतु तथा वनस्पति में अंतर का मुख्य आधार पोषण यानी कि न्यूट्रिशन हो जाएगा। अब बात करें आगे, तो पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके अपना भोजन स्वयं निर्मित करते हैं, जबकि जो जंतु होते हैं अपने भोजन का निर्माण नहीं करते हैं। पौधे क्या करते हैं? पौधे तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, लेकिन जो जंतु हैं, जंतु अपने भोजन का निर्माण स्वयं नहीं करते हैं तथा यह भोजन के लिए किसी पौधे या जंतु पर निर्भर होते हैं। तो यहीं पर हम बात कर सकते हैं पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, जबकि जंतु अपने भोजन का निर्माण स्वयं नहीं करते हैं, बल्कि यह भोजन के लिए जंतु तथा पौधों पर निर्भर होते हैं। क्या? पौधे तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर लेते हैं, वहीं जो जंतु हैं वह अपने भोजन का निर्माण स्वयं नहीं करते हैं, बल्कि ये क्या है, अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जंतु या किसी दूसरे पौधे पर निर्भर होते हैं। अब बात करें आगे, तो यूकैरियोटिक कोशिका दो प्रकार की होती है। यूकैरियोटिक कोशिका जो होती है वह दो प्रकार की होती है। पहली पादप कोशिका यानी कि प्लांट सेल और दूसरी जंतु कोशिका यानी कि एनिमल सेल। तो यहीं पर हम कह सकते हैं यूकैरियोटिक कोशिका दो प्रकार की होती है। यूकैरियोटिक कोशिका दो प्रकार की होती है। पहली पादप कोशिका यानी कि प्लांट सेल और दूसरी जंतु कोशिका यानी कि एनिमल सेल। तो जो यूकैरियोटिक कोशिका है वो दो प्रकार की होती है। पहली पादप कोशिका यानी कि प्लांट सेल, दूसरी जंतु कोशिका यानी कि एनिमल सेल। तो चलिए आज की क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय।